जंगल की देवी या खूबसूरत डकैत। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। चंपा ने कहा, यकीन मानो वो आखिरी बार था जब मोंगरा तुम्हारे साथ थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी थी और मोंगरा ने ये कुर्बानी भी दे दी। तब से तुम्हारे साथ बस मैं ही थी। हमने ही एक दूजे को अपना प्यार दिया और आज भी मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने ही दुनिया में गुम था कि मुझे याद आया कि इस लड़की ने खुद को जंगल में रखा, जबकि ये तो महलों में रहनी चाहिए थी। ये एक वेल क्लासिफाइड प्रोफेशन है और शायद ये मुझसे ज्यादा कमाएगी, लेकिन इसने सब छोड़कर मेरा साथ चुना था। खुद की पहचान को भी इतने दिनों तक छुपाए रखा था। सच में ये दोनों ही बहनें पागल थी और शायद मैं भी, क्योंकि मैं भी इससे बेहद ही मोहब्बत करता था। तुम्हारी डिग्री का क्या हुआ? वो तो हो गई, पिछले महीने ही लास्ट प्रोजेक्ट का सबमिशन था। मेरे होठों पर इस बार मुस्कान आ गई। ये सब तुमने आखिर किया कैसे? वो खिलखिलाई। कुछ लोग हैं जो हमारी मदद कर दिया करते हैं। मेरे पिताजी और मोंगरा के चाहने वाले, वो दोनों ही डाकू थे, लेकिन उन्होंने अच्छाई के लिए हथियार उठाए थे, कभी गरीबों और मजदूरों को परेशान नहीं किया। उनके कारण कई बच्चे अपनी जिंदगी अच्छे से जी पा रहे हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और अच्छी नौकरियां भी कर रहे हैं, और कभी कभी ये सब हमारी मदद कर देते हैं। चंपा का चेहरा शांत था। मुझे एक अलग ही चंपा दिख रही थी। एक बात पूछूं, मोंगरा और बलवीर कहाँ है? अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली कहीं। वो दोनों अभी भी, जो कीड़ा मेरे दिमाग में इतने दिनों से हलचल मचाए था, आखिर वो बाहर आ ही गया। लेकिन चंपा जोरों से हंस पड़ी। तुम रहोगे पुलिस वाले ही? क्या करे मैडम, काम है अपना। ओह, तो अपना काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, खुद पता लगाइए कि आखिर वो है कहाँ। मतलब कि दोनों अभी भी जिंदा है। गॉड ओनली नोज बेबी। चंपा मेरे पास बैठते हुए बोली, तुम्हारे मुंह से अंग्रेजी सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। वो फिर से खिलखिलाई। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। समय बीतता जा रहा था। मैं चंपा से शादी करना चाहता था, लेकिन मोंगरा को मैंने वचन दिया था कि मैं पहले ठाकुर को उसके किए की सजा दूंगा, लेकिन ठाकुर के खिलाफ कोई भी सबूत ही हाथ नहीं लग रहा था। ठाकुर भी मेरा ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह करना चाहता था, लेकिन नहीं करा पा रहा था। इधर चंपा की डिग्री कंप्लीट हो गई और हम दोनों ने उसके पोस्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा लिया। उसे कनाडा की एक कंपनी का ऑफर भी मिला, लेकिन उसने प्यार से इनकार कर दिया। यार, तुम इन झंझट से दूर क्यों नहीं चली जाती? मैं भी अपना काम खत्म करके वहीं आ जाऊंगा, दोनों वहीं सेटल हो जाएंगे। एक दिन मैंने उसे कह ही दिया, मिस्टर अजय जी, पहले मुझे अपनी बीवी बनाइए, फिर मैं कहीं जाऊंगी। तुमसे शादी किए बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। चंपा की बात सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गया। क्या करूं, समझ से परे है। ठाकुर मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। बेटे के मर जाने के बाद वैसे तो वो टूट सा गया है, लेकिन अभी भी उसकी पहुंच बाकी है। हमने उसके गलत कामों को बंद तो करवा दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं जुटा पाए जिससे उसे कोई सजा मिल सके। तो तुम सच में उस कसम को लेकर सीरियस हो? चंपा मेरी आंखों में देख रही थी। बहुत ज्यादा। तो तुम्हारे पास समय है, जितना तुम लेना चाहो। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर। ठाकुर ने मेरे पिता और मेरी माँ को मार डाला, लेकिन मेरे दिल में कभी उसके लिए बदले की भावना नहीं उठी। लेकिन मोंगरा ने अपनी जिंदगी लगा दी। मैं उसके जैसी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ। उसका सपना पूरा करो अजय, मैं तुम्हारी ही हूँ और तुम्हारी बीवी बनने के लिए कई जन्मों तक इंतजार कर सकती हूँ। चंपा की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ये क्या कह रहे हो तिवारी जी? सच कह रहा हूँ सर, वो खुद आपसे मिलने आने वाला है। तिवारी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली।
ठीक है, आने दो उसे, देखते हैं क्या कहता है। ठाकुर प्राण मुझसे मिलना चाहता था और मुझसे मिलने खुद आ रहा था। क्या बात है, लेकिन क्यों? बहुत ध्यान लगाने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्राण आकर मेरे सामने बैठ गया। कहिए ठाकुर साहब, आखिर हमें आज कैसे याद किया आपने? मेरी बात सुनकर उसके होठों पर एक फीकी की मुस्कान आई। अजय, जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा होता हूँ। मैंने अपने भाई को खो दिया, अपने बेटे को भी खो दिया। मेरी बीवी मुझसे सालों से बात नहीं करती। इतने धन दौलत का मैं करूँ तो क्या करूँ? सब जैसे अब मुझे मिट्टी से लगने लगे हैं। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दौलत और ताकत कमाने में लगा दी अजय। अब मैं सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इन सब लफड़ों से दूर। मेरी बात से ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पास अपने को सिलेंडर करने आया हूँ। नहीं, मैं आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, आगे भी नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पहले किए बुरे कामों का कोई सबूत है नहीं, और अब मैंने सारे बुरे काम खुद ही खत्म कर दिए हैं। मैं यहाँ तुम्हें आमंत्रण देने आया हूँ। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, इसलिए घर में एक पूजा रखी है, जिससे मेरे बेटे की आत्मा को भी थोड़ी शांति मिले। तुम्हें और चंपा को आना ही है। अगर तुम आओगे तो मुझे और पूनम को अच्छा लगेगा। मैं ठाकुर को देखता ही रहा। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोलने लगा। पूनम ने हमेशा ही मोंगरा और रणधीर को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। ये उसके लिए बड़े ही दुख की घड़ी है। वो चाहती थी कि एक बार मोंगरा से मिल पाए, शायद चंपा के रूप में उसे मोंगरा दिख जाए। वो मुझे नमस्कार करता हुआ एक कार्ड देकर चला गया। साथ ही तिवारी जी को भी एक कार्ड दिया था। मैं और तिवारी जी एक दूसरे को ही देख रहे थे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को ये पूछ रहे थे कि जाएं कि नहीं। ठाकुर ने जो भी किया हो, लेकिन हमें पूनम मौसी के लिए वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने मोंगरा को दिल से प्यार किया था, अपनी बच्ची की तरह उसकी हिफाजत की, और उनके ही कारण तो माँ और बुआ ठाकुर के चुंगल से निकल पाई। हम इतना कुछ कैसे भूल सकते हैं? ठाकुर के आमंत्रण की बात का पता चलते ही चंपा भावुक हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला कि ठाकुर ने कुछ विक्रांत, भावना और डॉक्टर को भी निमंत्रण दिया है। उसके साथ कुछ वीआईपी लोग भी आ रहे थे। आखिर हम सबने जाने का फैसला कर लिया। चंपा, मेरी चंपा इतनी खूबसूरत थी कि वो एक लाल रंग की साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कमर में एक चांदी का कमरबंद लटक रहा था, पतली कमर जो मुझे दीवाना बना रही थी। ऐसे तो मैंने उसे कई बार ही देखा था, लेकिन एक भारतीय नारी अगर साड़ी पहने खड़ी हो तो आप कुछ और कैसे देख सकते हैं। उसकी लाल साड़ी के किनारों पर नक्काशी की गई थी। हाथों का वर्क था जो कि हरी पट्टी के ऊपर किया गया था। दोनों का कॉम्बिनेशन किसी के भी दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था। उसने हल्के हल्के अपने गले के पास कुछ परफ्यूम का छिड़काव किया, जिससे कमरे में हल्की गंध झूम उठी, साथ ही मेरा दिल भी। लाल हरे रंग की चूड़ियां कुछ चमकीली चूड़ियों के साथ पहनी गई थी। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी हर चीज आज गजब की थी। कहर ढाने का इरादा है क्या? मैं किसी सम्मोहन के आवेश में आकर बोल उठा, कहर, आपके सिवा किस पर कहर बरसाऊंगी? उसने शर्माते हुए कहा, तो मैंने उसे अपनी ओर पलटा लिया। ओ, तो मेरी रानी मुझ पर ही कहर बरसा रही है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, थोड़ी सी तड़फन भी अच्छी होती है जान। सुना नहीं है क्या, इंतजार का फल मीठा होता है। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फूफा जी और भावना भी आते ही होंगे। कहते हुए वो खिलखिलाकर बाहर भाग गई। ओहो जीजू, मैंने सुना था कि लड़कियां तैयार होने में टाइम लगाती है, लेकिन पहली बार देख रही हूँ कि बीबी तैयार बैठी है और पति देव तैयार होने में लेट हो गए। ऐसे हैंडसम लग रहे हो। मेरे कमरे से निकलते ही भावना की आवाज आई। वो लोग आ चुके थे।
ठाकुर के घर पूजा में सभी जाने पहचाने चेहरे आए हुए थे। शहर से डॉक्टर और उनकी सेक्रेटरी मेरी भी पधारी थी। तिवारी जी भी आए हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी आए हुए थे। पुलिस विभाग के कई अधिकारी मुझे वहां मिल गए। ठाकुर जैसे अपने गुनाहों को साफ कर सभी से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था। वो सभी से अच्छे से मिल रहा था। मैंने अपने जीवन में उसे इतना नम्र कभी नहीं देखा था। साथ ही उसकी बीवी पूनम भी थी। जब हम अंदर आए तो पूनम हमारे पास आ गई और चंपा को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार चंपा के गालों को सहला रही थी, तो कभी वो भावना पर भी अपना प्यार बरसाती। भावना और चंपा की भी आंखें गीली थी। मैंने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था, ऑफ कोर्स कहानियों में, लेकिन आज उसके अंदर आकर देख भी रहा था। मैंने गौर किया, जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं बड़ी थी। मुझे याद आया कि कैसे इसी हवेली में मोंगरा बड़ी हुई थी और उससे पहले पूनम को कालिया ने इसी हवेली में प्रेग्नेंट किया था। इसी हवेली के किसी कमरे में रोशनी और कनक को बंदी बनाया गया होगा। मैं पूरी हवेली को ध्यान से देख रहा था, तभी मेरे पास विक्रांत और डॉक्टर आकर खड़े हो गए। क्या देख रहे हो अजय? विक्रांत ने कहा। कुछ नहीं फूफा जी, बस इसी हवेली में मेरा बचपन बिता और मैं यही जवान हुआ। इसी हवेली में मुझे मेरी कनक मिली। विक्रांत ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे पुरानी यादों को वो बहुत मिस कर रहा हो। तभी मुझे हवेली की छत पर किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। वहाँ इस वक्त कौन होगा? अंधेरे के कारण मुझे साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे इतना तो यकीन था कि कोई व्यक्ति छत पर घूम रहा होगा। वो दोनों भी उस ओर देखने लगे। होगा कोई हवेली का ही नौकर, यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं। विक्रांत बोल उठा। पूजा खत्म हो चुकी थी और कई मेहमान भी जा चुके थे। पूनम और ठाकुर के विशेष अनुरोध पर कुछ लोग ही रुके हुए थे। सभी बड़े से हाल में बैठे बातें कर रहे थे। मर्दों के लिए ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई थी, वहीं औरतें आपस में ना जाने क्या बात करने में बहुत ही व्यस्त दिख रही थी। डॉक्टर, मेरी, मैं, चंपा, विक्रांत, भावना, तिवारी के अलावा ठाकुर का एक अजीज दोस्त गृह मंत्री सेठ रुके हुए थे। विक्रांत, मैं चाहता हूँ कि तुम बिटिया के साथ फिर से हवेली में आ जाओ। पेग लगते हुए ठाकुर प्राण बोल उठा, लेकिन विक्रांत बस अवाक उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे कोई ऐसा कुछ कहेगा। तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं हमेशा से ही तुमसे बेहद ही प्यार करता हूँ। विक्रांत कुछ भी नहीं बोल पाया, बस उसके आंखों में आंसू ही थे। थोड़ी देर बाद सभी ने मिलकर डिनर किया। रात बहुत हो चुकी थी, हम जाने वाले थे, लेकिन ठाकुर ने हमें फिर से रोक लिया। उसके हाथ में एक लड्डू का पैकेट था। बातों बातों में हम प्रसाद लेना तो भूल ही गए। प्राण के होठों पर एक मुस्कान थी, सभी का उस पर ध्यान गया। लाओ मैं बांट देता हूँ। मंत्री सेठ ने उसके हाथों से वो पैकेट ले लिया और सभी को बांटने लगा। सभी ने बारी बारी से वो लड्डू खा लिया था। अंत में वो ठाकुर के पास पहुंचा। सभी की आंखें उस समय ठाकुर के ऊपर जम गई, जब सेठ ने प्राण को लड्डू नहीं दिया, बल्कि हम सभी को देखते हुए हंसने लगा। सभी की आंखें फट रही थी, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर हुआ क्या। तुम सभी के कारण आज मेरी ये हालत हुई है। आज मैं सबसे अपना बदला लूंगा। अचानक ही प्राण के चेहरे का भाव बदल गया और वो अट्टहास करने लगा। मेरे तो जैसे पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। मुझे समझ आ चुका था कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ है। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, मैं जमीन पर गिर गया था। और यही हालत चंपा और डॉक्टर की भी थी, जिन्होंने खड़े होने की कोशिश की थी। मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन लगा जैसे मुंह खोलने तक की ताकत नहीं बची है। पूरा शरीर शून्य पड़ने लगा था,
जैसे पूरा शरीर पड़ा तो है, लेकिन उस पर अब मेरा कोई भी काबू नहीं रह गया। मुझे सब दिखाई और सुनाई दे रहा था। मैंने अपना सिर घुमाकर चंपा की ओर देखना चाहा, जो कि मेरे पीछे ही जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन सिर भी घुमा नहीं पाया। ठाकुर के इरादों की समझ मुझे आ चुकी थी और अपना अंत नजदीक ही दिख रहा था। कुछ ही देर हुई थी कि कानों में आने वाली आवाजें भारी होती गई। ऐसा लगा जैसे वो दूर जा रही है। आंखें भी ना चाहते हुए बंद हो रही थी। उन्हें खोले रखने तक की ताकत मुझ में नहीं थी। आखिर सब कुछ धुंधला हो चुका था और बस एक सेकेंड की बात और सारी आवाजें और दृश्य गायब हो गए। ना जाने कितनी देर हो चुकी थी। मुझे लगा था जैसे मैं कभी आंखें नहीं खोलूंगा, लेकिन मुझे होश फिर से आने लगा था। मुझे कुछ कुछ आसपास का आभास होने लगा था। आसपास कई लोगों की आवाजें आ रही थी, जैसे बहुत भीड़ लगी हो। मैंने धीरे से आंखें खोलने की कोशिश की। मैं सफल भी हुआ। सामने ऊपर छत दिखाई दे रही थी। मैंने अपना गला मोड़ने की कोशिश की, तभी किसी ने मेरे सिर को अपने हाथों से उठाया। रिलैक्स, आराम से, अभी कोई ताकत मत लगाइए, आप ठीक है। वो एक लड़की की आवाज थी। मैंने देखा, वो चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस सौम्य से चेहरे पर मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान जरूर आ गई। कुछ ही देर में मैं सामान्य हो चुका था और उस लड़की ने मुझे उठाकर बिठा दिया था। ये सब क्या हो रहा है? मैंने उस लड़की से कहा, जिसने एक डॉक्टर वाला एप्रॉन पहने हुए था। आप ठीक हैं? आपको नशे की कोई दवाई खिलाई गई थी जिसके कारण आप बेहोश थे, लेकिन अब आप होश में हैं। मैंने नजर चारों ओर घुमाई। सामने चंपा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं डॉक्टर और विक्रांत भी होश में आ चुके थे और उन्हें भी डॉक्टर उठाकर बिठा रहे थे। बाकी के लोग अभी होश में नहीं आए थे, जबकि तिवारी जी होश में आकर कुर्सी पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो डॉक्टर मुझे छोड़कर दूसरों के पास चली गई। ये सब क्या है? तिवारी और ठाकुर और सेठ कहाँ है? तिवारी मेरी बात सुनकर मुस्कुराया, जिससे मैं और भी अचंभित हो गया। हम जैसे नया जन्म लेकर आए थे। पता नहीं हम जिंदा क्यों थे, क्योंकि ठाकुर तो हमें मारने का प्लान बना ही चुका था। तिवारी एक चाय का कप लेकर मेरे पास आ गया और मुझे दिया। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ सर। जवाब बाहर है, पहले चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं। मैं बिना कुछ बोले चाय पीने लगा। वहाँ कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। डॉक्टरों की टीम सभी के पास जाकर उनकी नब्ज देख रही थी और उन्हें इंजेक्शन लगा रही थी, जिससे लोग फिर से होश में आ रहे थे। वहीं कमरे के बाहर मुझे और भी हलचल दिखाई दे रही थी। कुछ पुलिस वाले भी दिखे, जिससे मेरी उत्सुकता और भी बढ़ रही थी। चंपा बिल्कुल ही रिलैक्स दिख रही थी। वो आंखें बंद कर सोफे से टिकी हुई लेटी हुई थी। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई। चाय खत्म कर मैं खड़ा होने की कोशिश करने लगा तो तिवारी ने मुझे थोड़ा सहारा दिया। मैं अब अपने पैरों पर आराम से खड़ा था। हम बाहर आए और बाहर बरामदे पर पहुंचते ही मैं फिर विस्मय से भर गया। चारों ओर बस पुलिस ही पुलिस दिख रही थी। यहाँ तक कि कमिश्नर भी आए हुए थे। पास ही खड़ा एक सिपाही पंचनामा बना रहा था। इधर दिखाओ। मैंने उसके हाथों से वो पंचनामा पकड़ा। मैं उसे पढ़ने लगा। ये सब क्या? ठाकुर और सेठ। मैंने सिपाही को देखा। जी सर, दोनों कल रात आप लोगों को नशे की दवाई देने के बाद भारी नशे में छत से गिरकर मर गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इन दोनों ने मिलकर ही लड्डू में नशे की दवाई डालकर आप लोगों को खिलाई थी। मैं अभी उसे देख ही रहा था तो कभी तिवारी को और कभी बरामदे में पड़े हुए उन दोनों को। बात साफ थी, पंचनामा बन चुका था। सभी इस बात को मान भी चुके थे, लेकिन मेरा दिमाग अब भी इस बात को सही मानने को तैयार नहीं था।
दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।